हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो टुडे जी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज 9 जुलाई है और 9 जुलाई से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, हम अपने चैनल पर UPSSC पेट के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं और उसमें मेरा निरंतर ये प्रयास रहा है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड कराई जाए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहे हैं, आप वहां से जाकर हमारी सारी वीडियो का PDF वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला भारत में किस राज्य में नोट किया गया। ये कह रहा है कि जो जीका वायरस है, जीका वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में पाया गया है। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जीका वायरस होता क्या है। जीका वायरस जो एडीज मच्छर होते हैं, एडीज मच्छर के काटने से होता है। एडीज मच्छर के काटने से, जैसे कि डेंगू होता है उसी तरीके से एडीज मच्छर के काटने से ये जीका वायरस होता है। जीका वायरस में बुखार होता है, जुखाम होता है और शरीर पे लाल चकत्ते पड़ते हैं। तो चलिए पहले इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा जो आंसर है, आंसर पहला जो है उड़ीसा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 केरल। केरल में जीका वायरस का पहला मामला पाया गया है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में केरल में जीका वायरस का पहला मामला पाया गया है। ये 24 वर्ष की एक गर्भवती महिला में ये मामला पाया गया। इसमें सिम्टम जो होते हैं वो बुखार, जुखाम, शरीर में लाल चकत्ते पड़ना, यह एडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात केरल की है, तो केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल में जो लोकसभा की कुल सीटें हैं वो 20 है और विधानसभा की 140 सीटें हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की टोटल सीटें जो हैं वो 20 हैं और विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो 140 है। केरल में 14 जिले हैं और 14 जिले 3 मंडल में विभाजित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है और इसकी जो तटीय सीमा है वो अरब सागर से लगती है। इसके जो पहले CM हैं MS नंबूदरीपाट। ठीक है, इनके जो पहले CM थे वो MS नंबूदरीपाट थे और पहले राज्यपाल बरगुला रामकृष्ण राव थे। केरल का सबसे बड़ा जिला पलक्कड़, ठीक है, और सबसे छोटा जिला आलापुझा। इसका पहला राष्ट्रीय पार्क जो है एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क है। ये नाम आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एराविकुलम जो राष्ट्रीय पार्क है ये केरल का पहला राष्ट्रीय पार्क है और केरल का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब केरल का पहला पक्षी विहार तो कुमारकोम विहार। ठीक है, कुमारकोम पक्षी विहार केरल का पहला पक्षी विहार है। केरल में निवास करने वाली जनजातियों से UPSC और UPPCS में हर वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए हर राज्य की जनजातियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने केरल के डेफिनेशन में, मतलब केरल के बारे में जब मैंने बताया तो उसमें जनजातियों को शामिल किया। तो केरल की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो कादर, उराली, मोपला, पनियान। ठीक है, चलिए अब केरल में बहने वाली नदियाँ तो काबिनी, कंडलुंडी, चिन्नार और पेरियार। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। केरल के बारे में इतना पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि राज्यों से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे ही तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने गुजरात के किस शहर में डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है गांधीनगर, दूसरा सूरत, तीसरा अहमदाबाद और चौथा वडोदरा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है सूरत। सूरत में हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
तो हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने गुजरात के सूरत शहर में डिजिटल ट्रेन केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। ये पहला डिजिटल केंद्र होगा। अमेजॉन इंडिया का इंडिया में पहला डिजिटल केंद्र होगा जो कि गुजरात के सूरत में शुरू किया जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब बात गुजरात की है, तो गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात में कुल लोकसभा की जो सीटें हैं वो 26 हैं और विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 182 है, 182। गुजरात में कुल जिलों की संख्या जो है वह 33 है और 7 मंडल में विभाजित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये याद रखिएगा। गुजरात में एक हाई कोर्ट है और एक रिजर्व बैंक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैं और 2 हाई कोर्ट है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसका, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 हाई कोर्ट और 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित है। चलिए, जो केरल गुजरात की जो सीमा है वो 3 राज्यों से लगती है और एक देश से लगती है। एक देश से लगती है, पाकिस्तान से, और इसकी जो तटीय सीमा है वो अरब सागर से लगती है। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो जीवराज नारायण मेहता थे। इसके पहले राज्यपाल जो थे मेहदी नवाज जुंग थे। गुजरात का सबसे बड़ा जिला कच्छ के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो जंगली गधों के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है वो कच्छ में बनाया गया है, कच्छ के रण में। और जो जंगली गधे हैं वो भारत में सर्वाधिक कच्छ में ही, गुजरात के कच्छ में पाए जाते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, गुजरात में एक जो एरिया है गिर वन, जिसको गिर वन कहा जाता है, गिर वन में एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। चूँकि एशियाटिक लायन के रहने के लिए सबसे अनुकूल जगह है, तो वहाँ पे एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। अब गुजरात का सबसे छोटा जिला डांग है। गुजरात का पहला राष्ट्रीय पार्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, गिर वन, ये एशियाई शेर पाए जाते हैं। गुजरात का पहला पक्षी विहार केवलादेव या घाना पक्षी विहार। गुजरात में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर राज्य की जनजातियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, तो जनजातियों के बारे में आप हमेशा याद रखिएगा और इसको अच्छे तरीके से हर राज्यों के जनजातियों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मैं एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगा जिसमें हर राज्य की जनजातियों के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां होंगी उनके बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा। चलिए, तो जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, भील, बंजारा, डाफर, पटेलिया। गुजरात में बहने वाली नदियाँ तापी, नर्मदा, महिसागर। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, भारत में सिर्फ 2 नदियाँ ऐसी हैं जो ब्लॉक पर्वत का निर्माण करती हैं। ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये नदी बह रही है, ठीक है, तो जब नदी बहती है तो वो गार्ज को काटती है, मतलब जहाँ बहती है वहाँ पे मतलब कटान करती जाती है। तो नदी तो नीचे चली जाती है लेकिन उसके दोनों ओर के हिस्से उठे रह जाते हैं, जिसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो नर्मदा नदी और तापी नदी, ये दोनों ही नदियाँ ब्लॉक पर्वत का निर्माण करती हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए, तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा के किस जिले के प्रसिद्ध सिल्वर फिलिग्री के लिए जीआई टैग की मांग की जा रही है? ठीक है, चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है देवगढ़, दूसरा कटक, तीसरा बालासोर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 कटक। कटक, जो उड़ीसा का कटक है, वहाँ पर सिल्वर फिगरी करके एक चांदी का वर्क किया जाता है कपड़ों पर, और ऐसे भी चांदी का वर्क किया जाता है जिसको सिल्वर फिलिग्री कहते हैं। तो उड़ीसा के कटक में ये बनाया जाता है और उसी के लिए जीआई टैग की मांग की गई है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में उड़ीसा के कटक के लिए सिल्वर फिलिग्री के लिए जीआई टैग की मांग की गई है। इसमें चांदी की अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। अब जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। जीआई टैग के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि हर वर्ष परीक्षाओं में जीआई टैग के बारे में पूछा जाता है। तो जीआई टैग जो सबसे पहले दिया गया था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, वहाँ की दार्जिलिंग टी को दिया गया था 2004 में। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि सबसे पहले दार्जिलिंग टी को 2004 में जीआई टैग दिया गया था। चलिए अब बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा में लोकसभा की कुल सीटों की जो संख्या है वो 21 है और विधानसभा की जो कुल सीटों की संख्या है वो 147 है। उड़ीसा में 30 जिले हैं और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पे एक हाई कोर्ट और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जो उड़ीसा है वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है और इसकी जो तटीय सीमा है वो बंगाल की खाड़ी से लगती है। चलिए, अब उड़ीसा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरे कृष्ण महताब। उड़ीसा के पहले राज्यपाल जॉन ऑस्टिन हुबैक। देखिए, जिन राज्यों की स्थापना आज़ादी से पहले हुई तो उनके जो राज्यपाल थे वो आज़ादी से पहले अलग थे और आज़ादी के बाद अलग थे। तो मैं जिन राज्यों की स्थापना आज़ादी से पहले हुई उनके दोनों राज्यपालों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा। तो ये जो जॉन ऑस्टिन हुबैक हैं जो वहाँ के राज्यपाल हैं, ये आज़ादी से पहले थे। आज़ादी के बाद जो वहाँ पे राज्यपाल बने कैलाश नाथ काटजू, ये आज़ादी के बाद वहाँ के राज्यपाल बने। उड़ीसा का सबसे बड़ा जिला मयूरभंज, ठीक है। सबसे छोटा जिला जगत सिंहपुर। उड़ीसा का पहला राष्ट्रीय पार्क सिमलीपाल। उड़ीसा में कई राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल, भीतरकनिका, ऐसे करके। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, लेकिन उड़ीसा का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो सिमलीपाल है। उड़ीसा का पहला पक्षी विहार नलबाड़ पक्षी विहार। उड़ीसा में पाए जाने वाली जनजातियाँ, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जनजातियाँ सबसे महत्वपूर्ण होती हैं राज्यों की, क्योंकि हर वर्ष जनजातियों से एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो उड़ीसा की प्रमुख जनजातियाँ हैं वो जुआंग, खरिया, संथाल। संथाल जो जनजाति है ये कई जिलों में पाई जाती है, लेकिन इनकी जो सर्वाधिक संख्या है वो झारखंड में पाई जाती है और इनके नाम पर एक जिले का नाम भी रखा गया है, ठीक है। चलिए, अब उड़ीसा में बहने वाली नदियाँ, तो महानदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी। महानदी के बारे में आप एक पॉइंट और जान लीजिए, जो हमारे भारत का सबसे ऊंचा बांध है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, वो महानदी पर उड़ीसा में बना है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? अभी भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किसी अभिनेत्री के नाम पर रखा है, बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर। तो ये यही पूछ रहा है कि उनका नाम क्या है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है हेमा मालिनी, दूसरा रेखा, तीसरा विद्या बालन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 विद्या बालन। हाल ही में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। चलिए, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना ने विद्या बालन के नाम पर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज की स्थापना की है, मतलब फायरिंग रेंज का नाम रखा है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में काबिनी नदी में से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के कचरे को बाहर निकाला गया है, हटाया गया है। ये किसकी सहायक नदी है? ये जो ऑप्शन है इनमें से ये किसकी सहायक नदी है? चलिए, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में और समझेंगे। पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी, दूसरा गोदावरी नदी, तीसरा कावेरी नदी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 कावेरी नदी। ये जो काबिनी नदी है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है? तो ये केरल से निकलती है। जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि हम उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अक्सर परीक्षाओं में एग्जामिनर फंसाने के लिए इन नदियों से प्रश्न पूछ लेता है। तो ये जो काबिनी नदी है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये केरल से निकलती है। चलिए, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में कावेरी नदी की सहायक नदी काबिनी नदी से प्लास्टिक के कचरे की बड़ी मात्रा में, मतलब उससे बाहर निकाला गया है। यह कावेरी नदी केरल से निकलती है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में सन फार्मा ने डॉक्टरों तथा उनके परिवारों के लिए, उनके कल्याण के लिए किसी एक विशेष पहल की शुरुआत की है। तो ये यही पूछ रहा है कि वो पहल का नाम क्या है। हमारा जो पहला ऑप्शन है सम्मान, दूसरा आभार, तीसरा संकल्प और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 संकल्प। हाल ही में सन फार्मा ने डॉक्टरों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए एक विशेष पहल शुरू की है जिसका नाम संकल्प है। अब चलिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में सन फार्मा ने डॉक्टरों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है। अब सन फार्मा की बात है तो सन फार्मा के बारे में एक चीज़ समझ लेते हैं कि सन फार्मा को स्थापना, उसको स्टेब्लिश किसने किया था? तो दिलीप संघवी ने सन फार्मा की शुरुआत की थी। चलिए,
अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में केशव दत्त का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? अभी हाल ही में केशव दत्त का निधन हुआ है 89 ईयर्स के एज में, तो इनका संबंध किस खेल से है? तो पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा हॉकी, तीसरा वॉलीबॉल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 हॉकी। ये जो केशव दत्त हैं, इनका जो निधन हुआ, इनका संबंध हॉकी से है और इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है, 2 बार गोल्ड मेडल। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इनके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में केशव दत्त का निधन हो गया, इनका संबंध हॉकी से था, इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है, ये 2 बार गोल्ड मेडल विजेता रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या हुई है? अभी हाल ही में जोवेनेल मोइसे की हत्या हुई है, तो ये पूछ रहा है कि ये किस देश के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन 2 हैती, ऑप्शन 3 मिस्र और ऑप्शन 4 भूटान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है हैती, ये हैती के राष्ट्रपति थे। चलिए अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या हुई, इनके घर के बाहर बम फेंक कर इनकी हत्या की गई। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में अतुल केशव को भारत के में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर आपको पहले ही दिख गया, सॉरी इसके लिए मिस्टेक हो गई। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा भूटान, तीसरा अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है अमेरिका है। जो हाल ही में ये अतुल केशव हैं, तो इनकी भारत में राजदूत के पद पर नियुक्ति हुई है और ये अमेरिका के राजदूत रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया? अब हाल ही में किसी मुख्यमंत्री पर, किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो प्रश्न में यही पूछ रहा है कि वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन पर कोर्ट की आदेश, मतलब उन्होंने कोर्ट का एक आदेश था, उसकी अवहेलना की थी, इसके कारण उस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। अब चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना कोर्ट की अवहेलना करने के लिए इन पर लगाया गया है। कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसका पालन इन्होंने नहीं किया, इसकी वजह से कोलकाता हाई कोर्ट ने इन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। अब बात कोलकाता की है, तो आइए कोलकाता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो कोलकाता की स्थापना 26 जनवरी 1947 की हुई थी। कोलकाता की लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो 42 हैं और विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो 295 हैं। कोलकाता कुल 33 जिलों में विभाजित है और 5 मंडल में विभाजित है, ये याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। कोलकाता में हुगली नदी है, तो ये आप याद रखिएगा। जब गंगा जाती है, गंगा बहते हुए जब जाती है और कोलकाता पश्चिम बंगाल पहुंचती है, तो वहां से वो 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। उसकी जो एक मुख्य धारा है वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिलती है, और एक धारा कोलकाता में चली जाती है जिसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। कोलकाता में उसे हुगली नदी के नाम से जानते हैं। हुगली नदी पर ही कोलकाता का जो ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज है, वो बना हुआ है। कोलकाता में एक हाई कोर्ट है और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कोलकाता कुल 5 राज्यों से सीमा बनाता है और 3 देश से सीमा बनाता है। अपने भारत में कोलकाता पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक देशों से सीमा बनाता है। चलिए अब इनके जो पहले मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। पहले राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और आज़ादी के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन राज्यों की स्थापना आज़ादी से पहले हुई थी उनके राज्यपाल, मैंने दोनों राज्यपालों को शामिल किया है जो आज़ादी से पहले थे और आज़ादी के बाद थे। तो ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे ये आज़ादी से पहले थे और हरेंद्र कुमार बनर्जी आज़ादी के बाद वहाँ के राज्यपाल बने। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जिला दक्षिण 24 परगना, इसका नाम है दक्षिण 24 परगना, और सबसे छोटा जिला उत्तर 24 परगना।
पश्चिम बंगाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन के बारे में आप सब लोगों को पता होगा, बंगाल टाइगर यहाँ के प्रसिद्ध हैं। और सुंदरबन में एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जो सुंदरी नामक वृक्ष है, तो जब समुद्र से सुनामी आती है तो जिधर भी सुंदरी वृक्ष जो वो होते हैं, जो उनके वृक्ष के जो प्रकार होते हैं, वो वृक्ष होते हैं, वो सुनामी को कम करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। चलिए, अब पश्चिम बंगाल का पहला पक्षी विहार तो श्वेत ग्रीवा किलकिला इसका नाम है। ये श्वेत ग्रीवा किलकिला पक्षी विहार पश्चिम बंगाल का पहला पक्षी विहार है। पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ, मैं हर बार आपको वीडियो में बताता हूँ कि हर राज्य की जनजातियाँ, जो वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि हर परीक्षा में जनजातियों से एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, भूया, संथाल, भूटिया, मुरु, मुंडा। संथाल के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि इनकी सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड में है। और संथाली भाषा को हमारे संविधान की जो भाषा है, संविधान की जो 22 भाषा हैं, उसमें इसको जगह दी गई है। अब पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदियाँ हुगली, महानंदा, तीस्ता। तो हुगली नदी के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो वहां से वो 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। मुख्य धारा बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और एक धारा जो पश्चिम बंगाल में जाती है कोलकाता की तरफ, तो उसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और कोलकाता का जो हावड़ा ब्रिज है वो हुगली नदी पर ही स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।